आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो भी आरपीएफ एसआई के पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जो वर्ष 2019 में आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स हुए थे उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ शिफ्ट वाइज जो है डिस्कस कर रही हूँ। 5 जनवरी के जो भी पेपर हुए थे मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और साथियों, जैसे कि आप लोगों के एसआई एग्जाम, ये जो एग्जाम होने वाले हैं आरपीएफ के, इसकी डेट्स जो है रिलीज कर दी गई है। आप लोगों का एग्जाम दिसंबर मंथ में है, तो इस तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए या फिर आप लोग अगर मॉक टेस्ट के थ्रू इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और प्लीज चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो पेपर होना है आपका, इसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स को मिला के पूछे जाते हैं। तो ये जो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड सेक्शन जो है आपका कवर करता है, और इसमें टोटल 120 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 50 आपका जीके जीएस और करंट अफेयर से होता है उसमें से। और इसमें जो है 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के मिल जाएंगे आप लोगों को रहते हैं, और 35 क्वेश्चन आपके मैथ से होते हैं, ठीक है। और टोटल जो है इसमें 120 प्रश्न आते हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, जीके जीएस जो है एक बहुत ही ब्रॉड सेक्शन कवर करता है, तो इसकी तैयारी को सुनिश्चित जरूर करना ही चाहिए सभी को, ठीक है। तो चलिए देखेंगे इसमें हम कि आरपीएफ एसआई का जो जनवरी 2019 में शिफ्ट फर्स्ट का पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोग इस अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो रियल पेपर यही हम लोग जो आया हुआ था उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसी से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने नारा दिया, यानी कि ये नारा किसने दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन सा नारा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। देख पा रहे होंगे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ये नारा दिया गया था। साथियों, ये जो है मैंने कुछ यहाँ पे जो भी नारे दिए गए थे इससे संबंधित मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस साइड, ठीक है। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि और भी जो कल की शिफ्ट यानी कि जो 5 जनवरी की शिफ्ट मैंने जो इसकी वीडियोस जो मैंने अपलोड की है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, टीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है। तो एक तो है वचन और नारे, चलिए देख लेते हैं। जय हिंद, सॉरी, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। और आपका अभी जो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में पूछा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हो गया, ठीक है। और आपका एक यहाँ पे ये भी है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था, ठीक है साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो आप यहाँ पे डाल लीजिए जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों जो है नारा, जो तीनों नारे दिए गए थे, ये तीनों वचन जो दिए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, सभी परिचित होंगे इस नारे, इस वचन से। ये जो है भगत सिंह ने दिया था, किन्होंने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और करो या मरो, ये महात्मा गांधी जी के वचन है, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि करो या मरो। और एक देख लेते हैं यहाँ पे, आराम हराम है, आराम हराम है, ये सभी लोग आम जिंदगी में भी यूज करते हैं। तो इस वचन को दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। जय जवान जय किसान, सभी लोग परिचित होंगे, ये तो ये वचन जो है दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ठीक है। कर मत दो, यानी कि टैक्स मत दो, ये दिया गया था उस वक्त जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, लौह पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने दिया था। और एक है सेकेंड, यहाँ पे है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो दिया गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा दिया गया था। जन गण मन, सभी को पता होगा किसने किन्होंने लिखा था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और है आपका साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह
जी ने इस वचन को दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद, ये भी भगत सिंह जी ने ही दिया था। देख लेते हैं और क्या है। है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको किसने दिया था? इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी। और है यहाँ पे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको दिया गया था। इस वचन को बोला गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वापस जाओ। बोला गया था साइमन कमीशन गो बैक। इसको इस वचन को दिया था लाला लाजपत राय जी ने। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। और एक है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। इसको इस वचन को दिया था इकबाल ने। इन्होंने दिया था इकबाल ने। तो साथियों, आई होप कि आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। इससे संबंधित प्रश्न पिछले जो पिछली डेट के हैं यानी कि 5 जनवरी के, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हर शिफ्ट में। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे क्यों ना आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दूं। तो आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? तो साथियों मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आरबीआई के उपराज्यपाल के बारे में बात की गई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पेपर जो है वर्ष 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। तो उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर यानी कि आरबीआई के राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों चुने गए थे। नए आए हुए थे। ठीक है, तो उससे संबंधित जो स्टैटिक पार्ट पूछा गया था, तो यहाँ पे पूछा गया था आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे थे, यानी जो थे उनमें से कौन नहीं थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका वीके शर्मा। ठीक है, और अभी जो है अभी कुछ ही दिनों पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुछ लिस्ट जारी की गई है। ठीक है, सीजेआई की कि किन्हें नया सीजेआई जो है चुना जाएगा। तो उसके बारे में भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आप उस सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय है 80, आप सुप्रीम कोर्ट से संबंधित चीजें देख लेंगे। और यहाँ पे आप जो है जो उसके जजेस है उनके बारे में भी आप देख लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप श्वसन करते हैं यानी कि आप रिस्पायरेशन कर रहे हैं, उसमें जो ऑक्सीजन की सहायता से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ऑक्सीजन की सहायता से होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो मतलब उस श्वसन की प्रक्रिया को हम कौन सा श्वसन कहते हैं? ठीक है, वायुजीवी या फिर एरोबिक। ध्यान दें साथियों, 2 तरीके के श्वसन होते हैं, एक तो एरोबिक एक एनारोबिक। ठीक है, एक एरोबिक होता है एक एनारोबिक। एक में तो ऑक्सीजन की सहायता से होता है, एक ऑक्सीजन की सहायता से नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है सुनील छेत्री किस खेल स्पोर्ट से संबंधित है? किसके बारे में? सुनील छेत्री के बारे में। तो सुनील छेत्री जी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि ये तो अभी पहला ही प्रश्न है इस शिफ्ट में। जो 50 क्वेश्चन आए थे उनमें से ऐसा पहला क्वेश्चन मिला जो कि स्पोर्ट्स सेक्शन से पूछा गया है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक शिफ्ट में लगभग जो भी मैंने कराए हैं इससे पहले की भी डेट के, उनमें लगभग वैसे तो रेलवे का स्पोर्ट्स सेक्शन बहुत ही फेवरेट होता है, जो भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसी शिफ्ट में ये जो मैं 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ गेम से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो गेम सेक्शन स्पोर्ट्स सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको तैयार करने के लिए। हालांकि मैं जो पिछले 1 वर्ष से संबंधित में हुए हैं इनकी वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगी और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब तक के जो भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी फसल है जो कि घास नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें बादाम की, सबई, बांस और अल्फला, अल्फला इनमें से बादाम जो है वो पेड़ में लगता है ना कि घास है। ठीक है, बादाम का एक पेड़ है, घास नहीं है। और यहाँ पे बांस भी एक प्रकार की घास है जो कि पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्ष 2019 का पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये करंट अफेयर के सेक्शन से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ष 2019 में पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो 2018 में जो है ये यूएस ओपन का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और आप लोग जो है अभी वर्ष 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को देख लेंगे। और हाँ साथियों ध्यान रखिए कि ये भी आपका गेम से ही रिलेटेड है। मैंने पहले ही बताया कि आपको कई सारे क्वेश्चन जो है गेम से स्पोर्ट्स सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी 50 क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष वनों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, वो भी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था आपका 2011 में। साथियों, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, किसी में 2008 का पूछ लिया तो किसी में 2009 का। तो इससे संबंधित आप लोग जो है एक ट्रिक के माध्यम से कुछ भी करके आप इसे किसी भी तरीके से तो याद ही कर लीजिए। जैसा कि अभी हाल ही में घोषित किया गया था कि दालों का वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, कहीं घोषित कर दिया गया था अभी पिछले साल जो है मोटे अनाजों का वर्ष यूएन ने घोषित किया था। इस वर्ष को तो घोषित किया है कैमलाइट्स, यानी कि जो कैमल्स होते हैं ऊंट, उनके डबल हम्प वाला यानी कि डबल कुबड़ वाला, ऐसे उनके ऐसा करके कैमल जो कि जिनके डबल जो है कुबड़ निकले हुए होते हैं, उनके बारे में ये घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ध्यान रखिएगा आप सभी, इनकी लिस्ट हालांकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, तो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है। अगर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अगर पानी की बूंद यानी कि यहाँ पे पानी की ड्रॉप है, ठीक है, अगर ड्रॉप के फॉर्म में कोई भी नमी, वही नमी जो है, मॉइस्चर जो है, अगर स्रावित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वृष्टि। साथ ही इससे संबंधित क्वेश्चन जो 5 जनवरी को कराए गए उनमें भी पूछे गए थे, कहीं पे ओलावृष्टि से पूछा है तो कहीं पे कुछ और पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आप लोग प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसकी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? यानी कि भारत में पहले तो योजना आयोग चल रहा था, फिर इसको हटा के यहाँ पे नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग को हटा दिया गया और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये नीति आयोग जो है वर्ष 2015 में लाया गया था। बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की योजना आयोग से और नीति आयोग से। तो आप लोग इस सेक्शन को देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों, पहले मैं बता दूं आपको कि जो है आजकल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, हर एग्जाम्स में तो जो है कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं, चाहे वो आपके अपने ही देश के अंदर किसी राज्य की राजधानी हो या फिर किसी दूसरे राज्य की राजधानी या फिर वहां की करेंसी से संबंधित हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम है मलेशियाई रिंगित। ध्यान रखिएगा, मलेशिया की जो करेंसी है उसका नाम है मलेशियाई रिंगित। और अगर यहीं पे हम मलेशिया की कैपिटल की यानी मलेशिया की राजधानी की बात करें तो वो है कुआला लामपुर। क्या है? कुआला लामपुर। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कुआला लामपुर। इसे वन लीनियर फॉर्म में आप इसके जो भी आंसर है इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ये रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ या आप अपने साइड से उसे सर्च कर पा रहे हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगर उससे संबंधित कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वो आपसे बाहर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है NIBM। क्या पूछा है? NIBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। वैसे यहाँ पे हिंदी में शायद गलत दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जब भी पेपर होता है तो इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे दिया है NIBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, और राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है आपका पुणे में स्थित है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि KCL यहाँ पे बताया गया है। तो इसका इलेक्ट्रिक में हम यूज करते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिक में KCL का हम फुल फॉर्म जो है क्या मानते हैं? वो मानते हैं किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली हुई है, इससे पहले वाले दिन की 5 जनवरी की वर्ष 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें पास्कल लॉ पूछा गया था। तो ऐसे लॉज पूछ लिए जाते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें हम लोकनायक भी कहते हैं? वह है जयप्रकाश नारायण।
अब ध्यान रखिए कि जय प्रकाश नारायण है और लोक नायक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया है ज्योतिराव फुले और ज्योतिबा। तो ये जो ज्योतिबा और ज्योतिराव फुले हैं, ये दोनों एक ही पर्सन के नेम है, ठीक है, एक ही लोग व्यक्ति के का जो है नाम दिया गया है। और ये शिक्षक के लिए, वुमेन्स एजुकेशन के लिए ये फेमस है, ठीक है। बाकी इन्होंने और भी कई सारे काम किए गए हैं विधवा विवाह से संबंधित। तो देख लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब साथ ही यहाँ पे ज्योतिराव से फुले से क्वेश्चन आ ही गया है, तो मैं थोड़ी से कुछ और भी चीजें आपको बता देती हूँ, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ज्योतिराव फुले और ज्योतिबा फुले जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वुमेन्स एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो आप सभी को क्या लगता है, भारत के राष्ट्रपति ने यानी कि इंडिया के प्रेसिडेंट ने क्या कभी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लागू की है, लगाई गई है? जी नहीं, कभी भी नहीं घोषित की गई है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है, ठीक है। एक तो आपकी नेशनल इमरजेंसी हो जाती है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हो जाता है, और यहाँ पे वित्तीय आपातकाल हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो कई बार लगाया गया है, और राष्ट्रपति शासन जो कि अनगिनत बार है। लेकिन यहाँ पे बात करें वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके लिए एक आर्टिकल यानी कि एक अनुच्छेद बहुत ही फेमस है। इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका आता है आर्टिकल 352, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। कभी कभी आपसे सिर्फ आर्टिकल्स ही पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल सॉरी राष्ट्रपति शासन मैंने यहाँ पे बताया था, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन यहाँ पे है, तो 352 हो गया, यहाँ पे 356 यहाँ पे 4 का गैप लिखा है होता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल, और यहाँ पे हो जाता है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, या फिर जो इकोनॉमिक बोल सकते हैं आप उसे, जो भी, तो उसको बोलते हैं। वो कितने वो आता है आर्टिकल 360। मैंने कहा यहाँ पे आपको 4 का गैप दिखेगा, 352, 356, 360, ठीक है। तो 360 के तहत आता है ये आपका वित्तीय आपातकाल। यह अभी तक एक भी बार घोषित नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि लाहौर सत्र यानी कि लाहौर सेशन जो है कब आयोजित हुआ? तो लाहौर सत्र जो है कब आयोजित किया गया था? लाहौर सेशन आपका कब आयोजित हुआ? तो लाहौर सेशन आयोजित हुआ 1929 में। 1929 में। इससे संबंधित मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि लाहौर सेशन में क्या हुआ था, या फिर लाहौर सत्र में क्या हुआ था। इस समय जो है इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है कि लाहौर सत्र जब हुआ था 1929 में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और लाहौर सेशन ही ऐसा सेशन है जो कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका पूछा गया है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया? तो सचिन तेंदुलकर ने जब 100वां शतक अपना लगाया तो वो किस टीम से खेल रहे थे? सॉरी, उनके अपोजिट में कौन सी टीम थी? जाहिर सी बात है वो तो इंडिया से ही थे, खेल रहे थे। इनके अपोजिट में जो है वो बांग्लादेश टीम थी, ठीक है। कौन सी टीम थी? बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 100वां शतक लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? कौन सा पार्क स्टेडियम? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम किस देश में है, यानी किस कंट्री में है? तो है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका। सेंट, ध्यान रहे यहाँ पे वन लीनियर में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एक लाइन में, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तो यहाँ पे पूछा ही गया है, जो कि है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और कभी कभी आपको सूत्र ना, जबकि इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, किसे क्या कहते हैं, जो भी आपको को सूत्र दिए जाते हैं उनका रासायनिक नाम कभी भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी उनके उपयोग भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी सूत्र भी। तो आप लोग जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लीजिएगा क्या है।
साथ ही मैं आपके साथ लाइव सेशन लगा करके मैं वीडियोस इससे संबंधित अपलोड कर दूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट है उन सारे के, जो भी पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? कौन सा सिंह सभा आंदोलन, वो भी अमृतसर में, कब गठित किया गया था? तो ये जो है गठित किया गया था आपका 1873 में। कब? 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान या फिर सामग्री को क्या कहा जाता है? तो जब उच्च तापक्रम यानी कि हाई टेम्परेचर होता है और पृथ्वी की सतह के नीचे, यहाँ पे पृथ्वी की सतह के नीचे की बात की जा रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक वॉल्केनो है। ठीक है, यहाँ पे एक वॉल्केनो है, ऐसा करके, ऐसा तो वॉल्केनो होता है। ठीक है, इसको हम ज्वालामुखी भी बोल देते हैं। ये वॉल्केनो है और यहाँ से जो है कुछ चट्टाने जो है वो पिघल कर बाहर ऐसे साइड साइड में ऐसे से बह जाती हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ से इसे क्रेटर बोलते हैं। तो यहाँ से जो है चट्टाने कुछ बाहर निकल जाती हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि आपसे पूछा गया है कि उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे, यानी टेम्परेचर तो हाई है भाई, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी की सतह ही है ये, जहां तक हमें ऊपर दिखाई नहीं, अगर इसी के अंदर अगर जम जा रहा है, ठीक है, ये अंदर ही है, सतह के नीचे गैस युक्त तो पिघली हुई चट्टान, यानी कि गैस के फॉर्म में होती है, पिघली चट्टान होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सबसे ध्यान रखिए, जो वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी से जो बाहर निकल आता है उसे तो हम लावा कहते हैं, लेकिन जो ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर ठंडा हो जाता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो संविधान की कौन सी अनुसूची है जो कि ऐसी सूची देता है? तो देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे है प्रथम अनुसूची। जो भी शेड्यूल्स या जो भी अनुसूचियां दी गई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें सबसे पहली अनुसूची, इसमें जो है केंद्र, इसमें जो है राज्य और केंद्र शासित राज्य जो भी है उनके बारे में बताया गया है। और अगर यहाँ पे बात करें कि सेकंड शेड्यूल में क्या है, सेकंड अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो द्वितीय अनुसूची में साथियों ध्यान है आप लोगों का कि पहले तो एरिया बन जाएगा, आप लोग ऐसा कुछ ट्रिक करके याद कर सकते हैं। तो एरिया में क्या हो चुका है, अब इंडिया बन गया, इंडिया में जो भी राज्य हैं और इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश वो हो गए। तो अब दूसरे में क्या हो जाएगा कि वहां पे जो भी नेता लोग यानी कि जो भी लोग हैं, इनके बारे में, इनकी जो है सैलरी और इनके अलाउंसेज यानी कि वेतन और इनके भत्ते के बारे में बात किया जाता है। तो वो है सेकंड अनुसूची में। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में बात किया जाता है। तो साथ ही इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे कि 2 नंबर की कमाई क्या हो सकता है, 2 नंबर की कमाई, ये आपका शेड्यूल 2 में आ जाएगा। और यहाँ पे 10वीं अनुसूची दी गई है, तो 10वीं अनुसूची आपकी जो है वो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 7वीं अनुसूची के बारे में बताया गया, तो 7वीं अनुसूची में बता दूं, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा दिया गया है। ठीक है, केंद्र और सॉरी सेपरेशन ऑफ, इसमें जो है आपको बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, जो भी पावर्स दी गई है वो संघ में यानी कि सेंटर और स्टेट में जो भी राज्य है उनके बीच में बंटवारा दिया गया अनुसूची 7 में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 22, 1875 से 1900 के बीच, 1875 से वर्ष 1900 के बीच में जो भी मुंडा विद्रोह हुए थे उनके नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता के बारे में वैसे भी पूछा जाए तो आपके वहां पे बिरसा मुंडा ही आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? अब यहाँ पे एक नाटक की बात की जा रही है जिसका नाम है शकुंतला। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कालिदास जी। कौन है? कालिदास। ध्यान रखिएगा साथियों, कालिदास से संबंधित और भी जो भी बुक्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख पाते हैं इनकी बुक है मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ऐसे करके बुक्स हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कालिदास की और बुक्स के नाम देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है साथियों? यहाँ पे आप फिर से देख पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका जो कि स्पोर्ट्स सेक्शन से है। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? तो एशिया कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। कहा? किससे? क्रिकेट के से संबंधित है। ठीक है,
देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है। मणिपुरी, जो कि मणिपुर साइड चलता है। ओडिसी, उड़ीसा साइड शास्त्रीय नृत्य चलता है। ठीक है, एक है कुचिपुड़ी। ठीक है, और यहाँ पे जो है रासलीला, रासलीला ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय नृत्य है, जो कि ब्रज क्षेत्र में, मथुरा के आसपास के एरिया में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, उनमें कमिश्नर जो है उनकी आयु क्या है? तो यहाँ पे 6 वर्ष दिया गया। साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग एक पेज में जो भी पॉलिटिक्स है डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कुछ लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और कुछ लोगों का 3 वर्ष भी है। ठीक है, कुछ चीजों का ऐसा है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए ऐसा डाल के कि 5 वर्ष में क्या है, 6 वर्ष में और 3 वर्ष में, जिनका जिनका भी नाम है तो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में भी इजी होगा और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित देशों या फिर महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो साथियों पहले मैं बता दूं कि सहारा रेगिस्तान जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान आपका उत्तरी अफ्रीका यानी नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति मार्ग, जिन्होंने जो है पुष्टि मार्ग बताया है? वो है वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है आपका 7, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, से वन लीनियर फॉर्म में याद कर लीजिएगा। 7.347 इंटू 10 टू पावर 22, 7.347 इंटू 10 टू पावर 22 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सत्य, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो भारत सरकार की राजभाषा, यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। और ये अगर बात करें राजभाषा क्या है भारत सरकार की, तो वह है हिंदी। क्या है? हिंदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। साथियों अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले ही शास्त्रीय भाषाओं, पहले से कुछ 5 शास्त्रीय भाषाएं थे, अभी जो है 6 शास्त्रीय भाषाओं को मिला के कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। और अगर लैंग्वेज के सेक्शन में देखें तो आपका जो भी दिया हुआ है शेड्यूल यानी अनुसूचियों में जो भी लैंग्वेजेस दिए गए हैं उनको ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जो भी लैंग्वेज से संबंधित चीजें हैं उसे ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री डैश के नेता है? प्रधानमंत्री किसके नेता है भाई? प्रधानमंत्री किसके नेता? राज्यसभा में की पार्टी के नहीं, ये लोकसभा में बहुमत पार्टी का, यानी कि लोकसभा में जो भी पार्टी जीत के आएगी उनके पास बहुमत होगा, उसके नेता कौन हो जाएंगे? वहां पे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, मुगल लघु चित्रकारी, मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल यानी कि डैश किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? तो मुगल चित्रकारी, जहांगीर जो है उन्हें चित्रकारी का बहुत ज्यादा शौक था, अब वो मुगल शासन से ही संबंधित है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 में आपका पूछा गया है कि राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था, यानी कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है। तो साथियों मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप लोग जो है इनका कार्यकाल नोट डाउन कर लीजिए, 5 वर्ष और 6 वर्ष और 3 वर्ष करके। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का
कार्यकाल है 5 वर्ष। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंग अनुपात है, यानी कि किस राज्य में जो है निम्न सबसे कम लिंग अनुपात है, तो वो है आपका हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? क्या पूछा गया है? कौन सा दुनिया में न्यूनतम यानी सबसे कम जो है घनी आबादी वाला स्थान है, तो वह है आपका ग्रीनलैंड। साथियों ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड से संबंधित क्वेश्चन आपके इससे पहले भी जो शिफ्ट के पेपर मैंने करवाए हैं उसमें इनमें भी पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ग्रीनलैंड से संबंधित पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि जो है ग्रीनलैंड जो है वो किस महाद्वीप में आता है, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। और साथियों अगर आप लोग ग्रीनलैंड को मैप में सर्च करेंगे तो मैप में आपको ये हमेशा व्हाइट कलर का दिखता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर जो है बर्फ जमी रहती है, तो इसलिए ये व्हाइट दिखाया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका पूछा गया है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सर्दियों में जो फसलें लगाई जाती है उन्हें हम रबी की क्रॉप्स बोलते हैं, यानी रबी की फसल बोलते हैं। ठीक है, और जो गर्मियों में लगाए जाते हैं उन्हें हम खरीफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उकाई बांध स्थित है, तो उकाई बांध कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। साथियों ध्यान रखिए, इससे संबंधित जो है वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कि भारत में संबंधित जो भी बांध है या परियोजनाएं हैं या फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो भी है उनसे संबंधित मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका पूछा हुआ है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये हॉर्नबिल उत्सव से संबंधित क्वेश्चन जो है कई बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई दूसरे एग्जाम्स हो, उनमें भी पूछे गए हैं। तो हॉर्नबिल उत्सव जो है वो प्रत्येक वर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, ईएसआईसी का विस्तार क्या है? क्या पूछा गया है? ईएसआईसी। तो ईएसआईसी में जो है यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका हो जाता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या है ईएसआईसी का फुल फॉर्म? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ईएसआईसी का फुल फॉर्म। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है, लोकसभा क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, लोकसभा का अध्यक्ष डैश द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यानी कि जो जब नई लोकसभा चुन के आती है तो उसमें जो भी सदस्य हैं वो सारे सदस्य जो है मिलके लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ पे स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों देख लेते हैं थोड़ा सा इमेज। इसमें जो है ये जो सुंदरबन का पेड़ होता है, इस ट्री में क्या होता है कि इसकी जो आधी जड़ें जो है वो पानी से बाहर होती हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इमेज में। ठीक है, ऐसे बाहर होती हैं ये। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और सुंदरबन का डेल्टा जो कि बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा होता है जो कि नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये सुंदरबन का डेल्टा भी वहीं पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत का 29वां राज्य बना है? तो ये है तेलंगाना, और तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से काट के यानी आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? जहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिसे बताना है। तो सबसे पहले आप इधर देख लीजिए कि आवृत्ति ये जो होता है ये श्रृंग और गर्त। ठीक है, ये दोनों चीजें जो होती है श्रृंग गर्त, तो एक आवर्तकाल को पूरा करने के लिए, आवृत्तकाल या आप आवर्तकाल दोनों बोल सकते हैं, इसको पूरा करने के लिए जो समय लगा होता है उसी को
आवृत्तीय फ्रीक्वेंसी से मापते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 आवर्तकाल, यानी कि 1 आवर्तकाल या आवृतकाल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो साथियों मैं पहले आपको बता दूं कि अगर इसमें लैक्टिक शब्द से संबंधित, लैक्टिक या लैक्टो शब्द से संबंधित कुछ भी पूछा जा रहा है तो उसका संबंधित दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट के बारे में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड का संबंध जो है दूध से है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं लैक्टी, या फिर आप लोगों को पता होगा कि दूध की शुद्धता मापने का यंत्र जो है उसको बोलते हैं हम लैक्टोमीटर, उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि लैक्टिक लैक्टो ये सारे दूध से ही संबंधित है, ठीक है। ऐसे दही में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनका नाम भी लैक्टो से होता है, लैक्टो बैसिलस करके होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कनाडा की राजधानी कौन सी है। तो इन ऑप्शंस में कनाडा की राजधानी पूछा गया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। साथियों आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि इससे संबंधित मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्वेश्चन जो है कनाडा, सॉरी, कंट्री कैपिटल जो कि इंटरनेशनल लेवल या फिर आपके देश में ही है जो राज्य, उनके राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में। तो आप लोगों ने मलेशिया का भी देखा होगा, और यहाँ पे आपको पंजाब का भी पूछ रखा है, जो कि आप राज्य का ही पूछ रखा है आपके ही देश का। पंजाब की राजधानी कौन सी है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। साथियों ध्यान रखिएगा ये चंडीगढ़ जो है वो 3 जगह की राजधानी है। एक तो पंजाब की राजधानी हो गई, ठीक है, दूसरी हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और तीसरा जो है यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ खुद में भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है। यानी कि जो हॉकी के खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद्र, इनके नाम से जो है इनके बर्थडे के दिन को जो है हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन्हें बोला जाता है हॉकी के जादूगर। तो इन्हें बोला जाता है हॉकी के जादूगर, इसलिए इनका उपनाम है जादूगर यानी कि विजार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो लोकसभा में सदस्य को नामित किया जाता है उनकी संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो है आपका एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन जो जिनको नामित किया जाता था, लेकिन अब इसके बारे में देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया हीलियम का परमाणु संख्या क्या है। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है। सत्य से पहले भी जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए PYQ के, इसमें हाइड्रोजन का पूछा गया था और इसमें हीलियम का पूछा गया है। तो आप लोग कुछ भी करके इसको जो है किसी भी ट्रिक से इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने याद किया हा हीली बेबो काना करके, नहीं हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरान ऐसे करके याद किया है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है, ठीक है। तो साथियों ये रहे आपके पूरे 50 प्रश्न, जो कि 6 जनवरी वर्ष 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको जो भी है वो एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड कराती रहूंगी। तो हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।